न्यू सृजन एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर्स के क्रम में ये मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले आप वीकली 2 करंट अफेयर्स की वीडियो में डाल चुकी हूँ। आज हम 1 मई से लेकर के 7 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और जितनी भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो उसके लिए ये जो है वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र सरकार ने अभी जीन बैंक परियोजना स्थापित की है। अब इस परियोजना के बारे में हम जानेंगे। महाराष्ट्र ने देसी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसको MSBB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड MSBB द्वारा लागू किया जाएगा और अगले 5 वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह परियोजना 7 विषयों पर काम करेगी: समुद्री फसल, पशु चिकित्सा, मीठे पानी, घास के मैदान की जैव विविधता, वन अधिकार क्षेत्रों का संरक्षण और प्रबंधन, और वनों का पुनर्जनन। परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने MSMEs के लिए यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपके ऑप्शन देखेंगे। पहला आपका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, आपका दूसरा बैंक ICICI बैंक ने MSME के लिए खुला डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, ये जो है आपका फुल फॉर्म होता है सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग होते हैं उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में MSMEs बोला जाता है। इनके लिए क्या किया है? डिजिटल सेवा का उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं में से एक इंस्टॉड प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी है। यह सुविधा किसी भी बैंक के ग्राहकों को तुरंत ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF के लिए किस संस्थान ने जनादेश दस्तावेज लॉन्च किया है? तो आपका पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आपका दूसरा ऑप्शन है AICTE, आपका तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आपका D ऑप्शन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। तो आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF के लिए जनादेश दस्तावेज जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 4 क्षेत्रों में NCF के विकास के सिफारिश की: स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा पर NCF के विकास को राष्ट्रीय
संचालन समिति NSC द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में होती है और NCERT के साथ मैंडेट समूह द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का 2022 का आयोजन जो है आपका, इसका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और आपका चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर्स की खपत 2030 तक 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है और भारत के पास दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत सरकार ने हाल ही में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजनाएं शुरू की है, जो 14 प्रमुख देशों में 26 बिलियन डॉलर से अधिक के प्रोत्साहन की पेशकश करती है। अगला क्वेश्चन है, कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो ये आपका जो है ऑप्शन आपका पहला है स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, अमृत 2.0, हृदय 2.0। तो आपका आंसर जो है हो जाएगा बी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्यों और शहरों के लिए अंतर व्यक्तिगत संचार अभियानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज और खाका के रूप में काम करना है। SBM अर्बन 2.0 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मुहव्वा द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC के पायलट चरण से जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन देखेंगे, पहला है वाणिज्य और उद्योग, आपका दूसरा है MSME मंत्रालय, आपका तीसरा है गृह मंत्रालय और आपका चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये वाणिज्य और उद्योग। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC के पायलट चरण का शुभारंभ किया है। यह देश में डिजिटल कॉमर्स की पैठ बढ़ाने के लिए डिजिटल कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की एक पहली पहल है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक खुले मंच को बढ़ावा देना है। ONDC संचालन का मानकीकरण करेगा, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने को बढ़ावा देगा और रसद में क्षमता बढ़ाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट RCF जारी करती है? आपका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और आपका नीति आयोग। तो इसमें से देखना है कि कौन सा जो है आपका आंसर है जो कि मुद्रा और वित्त रिपोर्ट जो है जारी करती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वर्ष
21-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट RCF जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत और सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इसने सुधारों के लिए 7 सूत्री खाका भी प्रस्तावित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से होने वाले नुकसान से उबरने में 12 साल लग सकते हैं, जो कि 52 लाख करोड़ रुपए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नड्डा की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा हाल ही में की गई थी। वह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? तो आप जो है ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार जल्द ही जवाहरलाल नड्डा की जन्म शती को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये मूल्य वर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी करेगी। 1923 में जन्मे वह एक पूर्व कांग्रेस नेता और समाचार पत्रों के लोकमत समूह के संस्थापक थे। सफल व्यवसायी और कई कार्यकालों के लिए महाराष्ट्र में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1997 में इनका जो है निधन हो गया था, जवाहरलाल नड्डा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? आपका पहला ऑप्शन है तमिल भाषा, अगला ऑप्शन है प्रकृति माँ, अगला ऑप्शन है खाद्यान्न और आपका जो डी ऑप्शन है हो जाएगा कृषि। तो इसका आंसर हम करेंगे, आंसर आपका हो जाएगा प्रकृति माँ। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जीवित व्यक्ति के सभी संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ मदर नेचर को एक जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। यह आदेश एक अधिकारी की याचिका का जवाब देते हुए लिखा गया था, जिसने कथित तौर पर वन भूमि के रूप में वर्गीकृत सरकारी भूमि के लिए भूमि विलेख देने के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि प्रकृति के अंधाधुंध विनाश से वनस्पतियों और जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि प्रकृति के अंधाधुंध विनाश से वनस्पतियों और जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और गेल लिमिटेड। आपका आंसर इसमें हो जाएगा सही, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया। इसमें पेट्रोल के साथ मेथनॉल को 15% मिलाया जाएगा। डिगबोई रिफाइनरी के पास असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा मेथनॉल का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने पहले ऋण के वितरण और इथेनॉल से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। सरकार ब्याज सबवेंशन के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की गई? तो आपका ऑप्शन है रूस, चीन, USA और जर्मनी। आप आंसर सही करेंगे, आपका है USA। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने US ट्रेडिंग पार्टनर्स
के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर विशेष 301 रिपोर्ट जारी की। हालिया रिपोर्ट में भारत, चीन, रूस और 4 अन्य देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। इस साल की सूची के सभी 7 देश भी पिछले साल की सूची में थे। 20 व्यापारिक भागीदार निगरानी सूची में है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 के सम्मेलन का स्थल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन देखेंगे चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। तो आंसर करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के परिसर में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नवंबर 1953 में किया गया था। ये आपका देखें, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश आपके कौन हैं? तो NV रमन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आपका एक जीके है। फिर ये इस जो पहला मुख्य न्यायाधीशों का जो सम्मेलन था ये आपका नवंबर 1953 में हुआ था। और इस बार जो आपका सम्मेलन हुआ है ये 39 नंबर का सम्मेलन था और ये जो है दिल्ली में सम्मेलन किया गया। और अब तक 38 ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पिछला सम्मेलन वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना और न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना है। यह एक तरह से मीटिंग होती है, इसमें कानूनी सुधार पर बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो एयर इंडिया दूसरा ऑप्शन है, इंडिगो तीसरा ऑप्शन है, एयर एशिया और चौथा ऑप्शन है स्पाइस जेट। तो आंसर करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो जो है आपका आंसर हो जाएगा। इंडिगो लैंडिंग के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। इस प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह संदर्भ और अपलिंक स्टेशनों की मदद से हवाई यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS सिग्नल में सुधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण QES जारी करता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नीति आयोग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नेस्कॉम और फिक्की। तो आंसर करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तीसरी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण QES रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2021 में 9 चयनित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों वाली फर्मों में 4 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुईं। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस क्षेत्र ने मुख्यमंत्री मिदान योजना प्रारंभ की है? तो आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घर पहुंच सरकारी सेवा प्रारंभ की है, जिसमें 145 टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, जिस पर रजिस्टर करने पर अपने सरकारी दस्तावेज घर पर मंगा सकते हैं। इसकी शुरुआत 1 मई मजदूर दिवस से प्रारंभ हो गई है। सारी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। देखें इसमें कितने जो है आपका
पहले तो जो है मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। इन्होंने घर पहुंच सरकारी सेवा प्रारंभ की है। जो मितान योजना का मतलब है घर पहुंच सरकारी सेवा। इसके लिए इन्होंने टोल फ्री नंबर 14545 टोल फ्री नंबर इन्होंने जारी किया हुआ है। और इसकी शुरुआत जो है मजदूर दिवस से की गई है, जो कि 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 मई 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर करेंगे, पहला आपका ऑप्शन है मनोज सोनी, दूसरा है सुमन के बेरी और तीसरा है तरुण कुमार और चौथा है अजय कुमार सूद। तो जो आंसर हो जाएगा आपका तरुण कुमार के साथ जाएगा। तरुण कुमार पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे, उनको जो है प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरपर्सन बनाया गया है और कुमार सूद को वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये देखें आपका जो है मनोज सोनी जो हैं ये यूपीएससी के जो है चीफ है, चेयरपर्सन हैं ये। और जो ये आपका अजय कुमार सूद हैं ये जो है वैज्ञानिक सलाहकार, इनको नियुक्त किया गया है। और जो सुमन के बेरी हैं ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद इन्होंने लिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही? तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर करेंगे, पहला आपका ऑप्शन है जैन यूनिवर्सिटी मंगलुरु जैन, दूसरा ऑप्शन है लवली यूनिवर्सिटी जालंधर, और तीसरा ऑप्शन है पंजाब यूनिवर्सिटी और चौथा जो है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी है। तो पहला आपका आंसर करेंगे, आपका पहला आंसर हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, यही आपका जो है सही हो जाएगा आंसर। इस गेम का शुभंकर वीरा है। जैन यूनिवर्सिटी ने 32 पदक जीते हैं, जिसमें 20 गोल्ड के हैं और व्यक्तिगत पदक में सर्वाधिक पदक शिवा श्रीधर ने जीते हैं, जो कि एक तैराक है। इन्होंने 7 पदक गोल्ड के और 2 पदक जो है वो सिल्वर के जीते हैं। देखिए जो श्रीधर हैं ये सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक पाने वाले श्रीधर हैं। किसमें, कौन सी जो है गेम है ये? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में श्रीधर जो है शिवा श्रीधर ये जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा पदक पाया है, जिसमें 7 पदक गोल्ड के हैं और 2 पदक आपके सिल्वर के हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य भारत के सिक्योरिटी कंपनियों की मदद करना है। सीडेक और आईआईटी भिलाई इसमें सहायता करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर करेंगे, पहला ऑप्शन है 150, दूसरा है 145, तीसरा ऑप्शन 142, चौथा ऑप्शन है 140। तो आंसर हो जाएगा आपका 150, ये आपका सही आंसर है। 2021 में भारत की रैंक 142 थी। फिलहाल जो है भारत की रैंक अभी फ़िलहाल 150 है, लेकिन 1 साल पहले जो है 142 थी, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति और गिर रही है। नॉर्वे का पहला स्थान है, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पे, और जो नॉर्थ कोरिया है वो उसका अंतिम स्थान है। अफगानिस्तान का हम देखते हैं, अफगानिस्तान का स्थान 156 है तथा पाकिस्तान का 157 है। भूटान की स्थिति देखें, भूटान का नंबर 33 पे है और नेपाल का नंबर 76 पे है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन तो है 3 मई, 4 मई, 5 मई और 6 मई। तो आंसर आपका हो जाएगा 4 मई। व्याख्या, ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग बुझाने वाले सैनिकों की याद में 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। वनों में जो आग लगती है उसे दवाग्नि या दवानल कहते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है।
यानी कि जो भारत का अग्निशमन दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि जो विश्व का जो अग्निशमन दिवस है वो 4 मई को मनाया जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया के वनों में एक भीषण आग लगी थी और उसको बुझाने में जितने सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, तो उनकी याद में जो है 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कृषि और खाद्य संगठन और कृषि और पर्यावरण संगठन। तो आंसर आपका हो जाएगा कृषि और खाद्य संगठन। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट SOFO संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख प्रकाशन है, जो हर 2 साल में प्रकाशित होता है। FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात कितना रहा है? तो भारत आपका जाएगा 256.3 बिलियन। इससे पहले आपका 213.3 बिलियन था। अगला क्वेश्चन है, कौन फिल्म महोत्सव में किस देश को सम्मानित किया गया है? तो कौन फिल्म महोत्सव जो है इसमें भारत को सम्मानित किया गया है। फ्रांस में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित कौन फिल्म महोत्सव में भारत को आधिकारिक तौर पर सम्मानित देश कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है, जहां भारत की संस्कृति, धरोहर, भाषाई विविधता, सिनेमा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। कौन फिल्म महोत्सव 17 से 25 मई तक चलेगा। इस महोत्सव में भारत को फिल्मों की विषय सामग्री के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। कौन फिल्म महोत्सव में वर्ल्ड प्रीमियर में R माधवन की फिल्म रॉकेटरी को प्रदर्शित करने के लिए भी चुना गया है। इसे 19 मई को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सब जूनियर पुलिस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? है आपको गोवा में। आंसर हो जाएगा आपका गोवा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको आंसर करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके हैं 5 मई, 6 मई, 7 मई और 8 मई। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 5 मई, यही जो है सही आंसर है। 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। देखें, इसको ऐसे भी रिलेट कर लेंगे, जो हैंड है उसमें 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे को 5 मई को मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की थीम है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड। यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड, ये जो है इस बार वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की थीम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व श्रमिक दिवस, आप इस आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 2 मई, तीसरा ऑप्शन है 3 मई और चौथा ऑप्शन है 5 मई। तो आपका जो 5 मई है ये क्या है? वर्ल्ड हाइजीन डे है। जो 1 मई है, इस दिन जो है क्या है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जो पहला आदिवासी स्वास्थ्य जो वेधशाला है, इसका निर्माण जो है आप उड़ीसा में किया जा रहा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का निर्माण किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा सीटों का निर्धारण किया है। तो जो परिसीमन आयोग है इसने जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों का निर्धारण किया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 45, आपका तीसरा ऑप्शन है 43 और चौथा ऑप्शन है 40। तो आंसर आपका ये हो जाएगा 90 सीटों का निर्धारण किया है परिसीमन आयोग ने। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी की है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी की है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। इससे यहाँ कुल 90 सीटें हो जाएंगी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। रंजन प्रकाश देसाई परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। ये देखें परिसीमन आयोग, देखें कितने जीएस आपका। रंजन प्रकाश देसाई जो है वो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं और जो सुशील चंद्रा है ये इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 90 सीटें हो जाएंगी, जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें। अगला क्वेश्चन है 30 मई 2022 में किसने वायुसेना का महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विजय सिंह राणा। इन्होंने वायुसेना का महानिदेशक का पदभार संभाला है। जीतो जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कनेक्ट 2022 क्या है और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका जो है आयोजन पुणे में किया गया है। 5 मई 2022 को प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की कितनी चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। आंसर आपका है पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 6। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। इन्होंने 5 चोटियों को फतह किया है जिनकी ऊंचाई जो है 8000 मीटर से अधिक है। अभी कौन कौन सी चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट लोसे हो गया और माउंट मकालू, माउंट किलिमंजारो और माउंट केटू पर ये फतह कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मई 2022 को शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 तक शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। इसमें ऑप्शन और भी है, नासा है, जक्सो है, रास्कोमास है, लेकिन इसका आंसर इसरो हो जाएगा। इसने जो है 2024 में यह शुक्र पे शुक्रयान 1 भेजेगा। इसरो ने 4 मई 2022 को शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 तक शुक्रयान भेजने की घोषणा की है। इसका मुख्यालय मंगलुरु में है तथा इसके अध्यक्ष सोमनाथ हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसरो के बारे में हम जानेंगे। इसरो ने 4 मई 2022 को शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 तक शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है। जो ये इसरो है इसका मुख्यालय मंगलुरु में है और इसके जो अध्यक्ष है वो सोमनाथ हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी FCT हब कहाँ आरंभ किया गया है। तो ये जो है आपका ऑप्शन है मंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और मुरादाबाद। तो आपका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी FC हब जो है हैदराबाद में
प्रारंभ किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।